everyone, and you're welcome on my channel हर घर English. I hope you are doing very well. You are preparing for your examination. So सभी मेरे स्टूडेंट जो कि हमारे इस वीडियो से इस चैनल के थ्रू प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल को और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इसकी वजह ये भी है कि जब आप ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम आपके लिए इतने ही अच्छे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहें। ओके, चलिए बात करते हैं हम अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की, जो कि आज आपके साथ डिस्कस होने वाला है। थीम और समरी ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स बाय क्रिस्टोफर मार्लो। ये लिखने वाले हमारे क्रिस्टोफर मार्लो एक बहुत ही फेमस राइटर हुए हैं। ये ट्रेजिक प्ले है, ठीक है। डॉक्टर फॉस्टर्स बहुत ही फेमस प्ले है और इसकी थीम या समरी को आज हम आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। मेरे सभी स्टूडेंट्स इस बात पर ध्यान दीजिएगा, मैं जो भी आपके साथ ये पिक मेंशन करती हूँ अपने क्वेश्चन के साथ में, वो इसलिए ताकि आप हमेशा के लिए याद रखें कि हम किससे रिलेटेड, आज का क्वेश्चन हमारा किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है और हम इसको कैसे स्टडी करेंगे। ओके, आंसर पे बात आती है। आंसर है हमारा आपका समरी ऑफ डॉक्टर फॉस्टर बाय क्रिस्टोफर मार्लो। हम समरी को देखेंगे डॉक्टर फॉस्टर्स की, जो लिखने वाले हैं क्रिस्टोफर मार्लो। Dr. Faustus is a famous tragic play written by Christopher Marlowe in the late 16th century. Dr. Faustus क्रिस्टोफर मार्लो द्वारा लिखा गया एक ऐसा ट्रेजिक प्ले है जो कि 16th सेंचुरी के अंत की शताब्दी, ये मतलब ये जो सेंचुरी थी ख़त्म ही हो रही थी, तो उसके अंत में लिखा गया। It is based on the German legend of Faust, a man who sells his soul to the devil in exchange for magical powers, knowledge and pleasures. ये एक ऐसी स्टोरी उठाई गई है जर्मन लीजेंड को लेकर के। जर्मन लीजेंड कहाँ का दिखाया गया, जो फॉस्ट को दिखाया गया कहाँ का दिखाया गया, जर्मन लीजेंड का दिखाया गया, मतलब उसका जो प्लेस बैकग्राउंड है वो जर्मन का दिखाया गया। आप इस तरह से समझिए, ठीक है। तो जर्मन लीजेंड के बेस पर ये डॉक्टर फॉस्ट को रखा गया है और इसमें एक आदमी है जो कि अपनी आत्मा को बेच देता है शैतान को। किसके बदले में बेचता है, अब आपको ये देखना है। तो उसने अपनी आत्मा को बेच दिया था कि तुम मुझे मैजिकल पावर दो, नॉलेज दो, प्लेजर दो, और उसके बदले में तुम मेरी आत्मा ले लेना। द प्ले एक्सप्लोर्स इंपॉर्टेंट थीम्स लाइक एम्बिशन, सिन, रिपेंटेंस एंड डैम्नेशन। मीन्स ये जो कहानी है वो पूरी तरीके से इस बात को दिखाती है कि इस प्ले के अंदर जितने एम्बिशंस को दिखाया गया, उतना ही पाप, पश्चाताप, विनाश, ऐसे सब्जेक्ट्स को यहाँ पर एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई है। तो प्ले की जो थीम है वो किस चीज़ को एक्सप्लोर कर रही है, अगर हम देखें तो एक्सप्लोर इंपॉर्टेंट थीम्स लाइक एम्बिशन, सिन, रिपेंटेंस एंड एडमिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोटोगोनिस्ट डॉक्टर फॉस्टर्स इज़ ए हाईली एजुकेटेड स्कॉलर इन विटनबर्ग। इसमें दिखाया गया है कि जो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है, मतलब प्रोटोगोनिस्ट कैरेक्टर है, मुख्य कैरेक्टर है, वो है डॉक्टर फॉस्टर्स, जो कि बहुत ही हाईली एजुकेटेड एक विद्वान है, एक स्कॉलर है। कहाँ पे रहता है, विटनबर्ग में रहता है। डेस्पाइट मास्टरिंग ऑल फील्ड्स सच एज थियोलॉजी, लॉ, मेडिसिन एंड फिलॉसफी, ही बिकम्स बोर्ड एंड क्रेव्स मोर पावर। इसके अलावा जबकि वो बहुत बड़ा एक विद्वान व्यक्ति है, मगर उसे लॉ की भी नॉलेज है, उसे मेडिसिन की भी नॉलेज है, उसे फ़िलॉसफी की भी नॉलेज है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे थियोलॉजी मतलब धर्मशास्त्र की भी बहुत अच्छी नॉलेज है। मगर इसके बावजूद भी उसे अपनी नॉलेज को और ज़्यादा गेन करना चाहता है। उसे और ज़्यादा लगता है कि मुझे और ज़्यादा नॉलेज और पावर की ज़रूरत है। ही बिकम्स बोर्ड एंड क्रेव्स मोर पावर। समझ रहे हैं ना, उसने कहा कि मगर इतना सब होने के बावजूद भी उसके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं है और उसे और अधिक शक्ति चाहिए, और ज़्यादा उसको क्रेव्स है, उसको भूख है कि और ज़्यादा पावर मिले। ही टर्न्स टू नेक्रोमेंसी, ब्लैक मैजिक एंड डिसाइड्स टू समन ए डिमॉन। वह फिर मुड़ जाता है काले जादू की शक्तियों की तरफ। नेक्रोमेंसी मतलब काला जादू, तो वो ऐसी शक्तियों की तरफ मुड़ जाता है कि मुझे जो है नेक्रोमेंसी यानी काला जादू की जो शक्तियाँ हैं वो प्राप्त हो जाएं। इसलिए वो डिसाइड करता है और शैतान को बुलावा भेज देता है। जादू सीखने के लिए उसे क्या चाहिए था, नेक्रोमेंसी सीखना था, और इस सीखने के से क्या करना था उसको, वो इसी बात को डिसीज़न करता है कि अब मैं ब्लैक मैजिक सीखूंगा, लेकिन सीखूंगा किससे, डेमन से, यानी शैतान से। तो वो निश्चय करता है शैतानों को बुलावा देने का, समन कहते हैं बुलावा देना। विद द हेल्प ऑफ टू मैजिशियन,
और साथ ही वो जब इस चीज़ को बुलावा देता है दो डेमन को, सामान्य डेमन को, मतलब अपने शैतानों को, तो साथ में वो किसकी मदद लेता है? दो मैजिशियंस की मदद लेता है, वाल्ड्स एंड कॉर्नेलियस, जिसका नाम था वेल्डिस एंड कॉर्नेलियस की मदद से वो शैतानी आत्माओं को बुलाने का पूरा बंदोबस्त बना लेता है। ठीक है। फॉस्टस लर्न्स हाउ टू कॉल फॉर द डेविल, वो ये सीख जाता है फॉस्टस कि कैसे डेविल को बुलाया जा सकता है। ही समन्स मेफिस्टोफेल्स ए सर्वेंट ऑफ लूसीफर द प्रिंस ऑफ हेल, वह अब क्योंकि शैतानी आत्माओं को बुला रहा था तो उसमें से एक मेफिस्टोफेलिस नाम का एक राक्षस है जो हेल है उसका राजा है और लूसीफर उसका सेवक है। तो फॉस्टस अपनी आत्मा जो है, यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश करिएगा कि देखिए वो दो मैजिशियन होते हैं जिनको बुलावा देता है डेमन को बुलाने के लिए, यानी शैतानों को अपने पास बुलाने के लिए। तो दो मैजिशियन की वो हेल्प लेता है, एक मैजिशियन का नाम है वेल्डेस, दूसरे का नाम है कॉर्नेलियस। फॉस्टस उनसे सीखता है कि कैसे शैतानों को बुलाया जाता है। ही समन्स मेफिस्टोफेल्स ए सर्वेंट ऑफ लूसीफर, वो मेफिस्टोफेल्स को बुलाने के लिए बुलावा देता है, मतलब इनवाइट किसको कर रहा है? मेफिस्टोफेल्स को कर रहा है, जो क्या है? लूसीफर का सर्वेंट है। और लूसीफर कौन है? जो कि हेल का प्रिंस है। फॉस्टस ऑफर्स हिज सॉल टू लूसीफर इन एक्सचेंज फॉर 24 years ऑफ सर्विस फ्रॉम मेफिस्टोफेल्स, ड्यूरिंग विच टाइम ही विल गेन मैजिकल पावर्स एंड फुलफिल ऑल हिज डिज़ायर्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो बुलावा तो दे देता है, फॉस्टस अपनी जो सोल थी उसको 24 सालों के लिए, 24 years के लिए लूसीफर को बेच देता है ताकि मेफिस्टोफेलिस उसकी सेवा करे और उसे उसकी जादुई शक्तियाँ मिल सके। इसके लिए वो अपनी आत्मा को किसको बेच देता है? 24 years के लिए लूसीफर को बेच देता है। और मेफिस्टोफेलिस को हमेशा के लिए अपने पास रखने की कोशिश, मतलब 24 years के लिए तो वो चाहता ही है कि वो उसके पास रहे, क्योंकि इस बीच वो उससे मैजिकल पावर सीख लेगा और अपनी सारी डिज़ायर्स को पूरा करेगा। ही साइन द कॉन्ट्रैक्ट विद हिज ब्लड, और वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उस पर साइन भी अपने ब्लड से कर देता है। कौन? डॉक्टर फॉस्टस। अंडरस्टूड? तो डॉक्टर फॉस्टस अपने ब्लड से साइन भी कर देता है उस कॉन्ट्रैक्ट पर कि 24 years बाद तुम मेरी आत्मा ले लेना, लेकिन फिलहाल मुझे मेफिस्टोफेल्स को एक सेवक के रूप में दे दो ताकि मैं उससे मैजिकल पावर्स गेन कर सकूँ, साथ ही अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल कर सकूँ। From this moment, Faustus began to perform various magical tricks, traveling across Europe, appearing in royal courts, making fun of the Pope, and conjuring historical figures like Helen of Troy. अब ये सब करने के बाद फॉस्टस को जादुई शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, तो वो उनको यूज़ करने लगता है, जैसे कि वो पूरे यूरोप का ट्रैवल करता है, राज दरबारों में जाता है, वहाँ पे प्रेजेंटेशन देता है, पोप का मजाक उड़ाता है, हेलेन ऑफ ट्रॉय जैसी ऐतिहासिक हस्तियों को बुलाने की भी कोशिश करता है, उनको भी बुलाता है कि वो उसके सामने आए, अपीयर हो, ताकि वो उनसे मिल सके। तो ये सारा इस्तेमाल वो किसका कर रहा है? ये सब इस्तेमाल वो मेफिस्टोफेल्स से मिली हुई जो मैजिकल पावर है उनसे कर रहा है वो ये सारा इस्तेमाल। ठीक है, तो उन पावर का यूज़ करके वो ये सारी चीज़ों को बुला रहा है अपने पास, जैसे कि उसने पूरे यूरोप की यात्रा कर ली, सारे दरबारों में जाकर के, जितने भी राज दरबार थे उनमें जाकर के वो अपीयर भी हुआ, उसने पोप का मजाक भी बनाया, और हिस्टोरिकल फिगर जो थी हेलेन ऑफ ट्रॉय उनसे भी वो मिला। तो ये सब पावर का यूज़ करके उसको ये फ़ायदे हो रहे थे। आगे देखते हैं। थ्रू आउट द प्ले फॉस्टस एक्सपीरियंस इनर कन्फ्लिक्ट। इसी प्ले को, जैसे ही ये प्ले चल रहा था तो उसी में ये दिखाया जाता है कि फॉस्टस को ये अनुभव होने लगता है कि उसके अंदर एक तरह का संघर्ष चल रहा है, आंतरिक रूप से वो बहुत ही ज़्यादा वो संघर्ष फील करता है। ही इज़ कॉन्स्टेंटली विजिटेड बाई ए गुड एंजल एंड एन इविल एंजल। वो लगातार बना हुआ था और दो एंजल से लगातार मिल रहा था, एक गुड एंजल से मिल रहा था, दूसरा इविल एंजल से मिल रहा था। तो लगातार वो क्या कर रहा था? दो ऐसे देवदूतों से मिल रहा था, जो उसको एक अच्छी सलाह देता था, दूसरा उसको बुरी सलाह देता था। रिप्रेजेंटिंग हिज स्ट्रगल बिटवीन रिपेंटेंस एंड प्राइड। ये भी दिखाया गया है कि उसके संघर्ष किन के बीच में चल रहा है, उसके अंदर का ये संघर्ष दो चीज़ों के बीच में चल रहा है। एक तरफ उसको अहंकार है कि उसे ऐसी मैजिकल पावर मिल गई है, और दूसरी तरफ उसे पछतावा भी है, क्योंकि 24 आवर्स बाद उसको क्या करना, 24 ईयर्स बाद उसको क्या करना रहेगा? 24 ईयर्स बाद उसको अपनी सोल को किसे? लूसीफर को बेचना रहेगा, क्योंकि उसने तो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिए हैं। अंडरस्टूड? तो ये था उसके अंदर इनर कन्फ्लिक्ट का रीज़न। Though he gets several chances to turn back to God and ask for forgiveness, यद्यपि उसको बार बार ये मौके दिए जा रहे हैं कि आओ तुम सारी बुराइयां छोड़ दो और गॉड की तरफ मुड़ जाओ और अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांग लो। His ambition and fear stop him, लेकिन जो उसकी महत्वाकांक्षाएं थीं, जैसे कि वो मैजिकल पावर पाने के बाद जो चीज़ें कर रहा था ना,
तो वो किस में चले जाएंगे, उसकी एम्बिशन में चली जाएंगी। तो उसकी जो एम्बिशंस थी, ये जो उसने पावर को गेन किया था, हमेशा वो इसे एक डर के कारण रोक देती थी कि फिर तुम ये सब नहीं कर पाओगे। अब तो कर रहे हो, अगर तुमने सारी अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ली, भगवान की तरफ मुड़ गए, तो फिर ये भी होगा कि फिर से तुम्हें ये मैजिकल पावर नहीं मिलेगी और फिर जो है तुम्हारी एम्बिशन कभी पूरी नहीं होंगी। A wise old man even advised him to repent, but Faustus ignores all warnings। मतलब एक बहुत ही बुद्धिमान बूढ़ा आदमी है जो कि उसे पछतावे के लिए एडवाइस भी देता है, तब भी फॉस्टस उसको इग्नोर कर देता है, उसकी सारी चेतावनियों को वो इग्नोर करता है। फॉस्टस इग्नोर्स ऑल वार्निंग्स, वो उसकी सारी चेतावनियों को, जो बूढ़ा आदमी है जो कि बहुत बुद्धिमान है, उसकी सारी चेतावनियों को वो इग्नोर करता है और कहीं से भी उसकी बातों को नहीं सुनता, ना ही उसके एडवाइस पर वो मतलब उसको फॉलो करता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। As the 24 years come to an end, Faustus become terrified। जैसे ही 24 साल पूरे होने वाले होते हैं तो फॉस्टस अब भयभीत हो जाता है, बहुत डर जाता है। On his final night, he regrets his actions and begs for more time, but it is too late। जिस दिन आखिरी रात थी उसकी ज़िंदगी की, फाइनल नाइट थी, तो वो क्या करता है, पछतावा करता है अपने सारे एक्शन पर, माफ़ी भी मांगता है, लेकिन अब इतनी देर हो चुकी थी कि अब उसे अधिक समय और ज़्यादा नहीं दिया जाता कि वो और ज़्यादा पछताए। तो फॉस्टस को अपनी गलती का एहसास होता है, वो पछताता भी है, और जो उसकी आखिरी रात थी उस दिन वो बहुत ज़्यादा उन डेमन के सामने बहुत ज़्यादा रोता है और मतलब इस तरीके से बोलता है कि नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे मैजिकल मतलब इस तरह की पावर गेन की और फिर उनका इस्तेमाल भी किया, अब मैं चाहता हूँ वापस लौट जाना। लेकिन अब तो क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था, तो वो क्या करते हैं, उसको बिल्कुल भी मौका नहीं देते उसके पछताने के लिए भी, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। एट मिडनाइट डिविल्स अपीयर एंड ड्रैग हिज सोल टू हेल। जैसे ही आधी रात होती है तो शैतान अपीयर होता है और उसकी आत्मा को घसीटते हुए नरक में ले जाता है। His tragic end serves as a moral lesson about the dangers of excessive pride and turning away from God's mercy। ठीक है, लेकिन क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी, आधी रात को वो आया फिर डेविल और उसको घसीट करके उसकी आत्मा को नरक में ले गया। और इसी दुख के साथ अगर हम देखते हैं नाटक को, तो ये नाटक हमें बता रहा है हिज ट्रेजिक एंड सर्व्स एज ए मॉरल लेसन। इसी नाटक से हमें ये देखने को मिल रहा है, अगर हम मॉरल लेसन की बात करें, कि किस तरह उसने ख़तरे को, अपने जो अहंकार था उसने क्यों बढ़ा लिया था, उसे अपने अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया था कि अब वो कुछ भी कर सकता है। एंड टर्निंग अवे फ्रॉम गॉड्स मर्सी, अब उसके पास वो भी मौका नहीं आया कि वो गॉड के रहम को पा सके या गॉड के रहम की भीख मांग सके, वो उससे भी दूर हो गया और अपने प्राइड को, सिर्फ अपने गर्व को, अपने घमंड को बढ़ाने के चक्कर में उसने इस ख़तरे को मोल ले लिया था। तो ये था एक ट्रेजिक प्ले और अंत में हमें ये सीख मिलती है, अगर हम देखते हैं तो मॉरल लेसन ऑफ दिस प्ले, कि उसने अपने ख़तरे को बढ़ा लिया सिर्फ अपने अहंकार की वजह से और फिर उसे गॉड के रहम से भी दूर कर दिया गया। फिर तो जाहिर सी बात है भगवान भी उसको माफ़ नहीं करेंगे ना, ऐसी हरकतें की थी उसने। डॉक्टर फॉस्टस रिमेन्स ए पावरफुल एंड फिलोसफिकल ड्रामा। डॉक्टर फॉस्टस अपने आप में अगर हम देखें तो एक बहुत ही पावरफुल और दर्शन शास्त्र रखता है, ये दार्शनिक ड्रामा है। वार्निंग रीडर्स अबाउट द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज। यहाँ पर ये भी वार्निंग दी जा रही है अपने रीडर को पढ़ने के लिए, जो हमारा रीडर जो पढ़ रहा है डॉक्टर फॉस्टस की ये स्टोरी, तो उन्हें ये इस तरह की वार्निंग दी जा रही है कि किसी भी इंसान को अपनी नॉलेज को लिमिट रखना चाहिए। ये नहीं कि आप उसको इतना एक्सेसिव कर लें कि फिर आपको एक तरह की क्रेविंग हो जाए, भूख बढ़ती चली जाए आपकी कि अब ये नहीं ये करें, अब ये नहीं ये करें, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ चूजिंग इविल ओवर गुड, और जिसके परिणाम ये होते हैं अगर हम ज़्यादा नॉलेज को मतलब करते हैं, तो अगर आउट ऑफ लिमिट होकर के नॉलेज, जैसे ब्लैक मैजिक वगैरह की तो नॉलेज कभी भी नहीं लेनी चाहिए, इससे इंसान हमेशा कन्फ्यूज़ ही होता है। तो जिसके परिणाम ये हुए कि वो अच्छे और बुरे को चूज़ करने में गलती कर गया और कहीं ना कहीं उसने इविल को चुना अच्छाई के ऊपर। ठीक है, तो हुआ क्या था, सिर्फ यही तो था कि वो चाहता था कि मुझे ब्लैक मैजिक की नॉवेल मतलब मुझे नॉलेज हो जाए, और प्लस उसको जो है जितनी भी ये जो स्पिरिचुअल पावर हैं ये उसको मिल जाएं, वो इस तरह की चाहता था चीज़ें अपने साथ लेना। तो यही चीज़ें उसके लिए फिर क्या हुई, हार्मफुल यहाँ पर प्रूव हुई हैं। तो डॉक्टर फॉस्टस रिमेन्स ए पावरफुल फिलोसॉफिकल ड्रामा वार्निंग रीडर्स अबाउट द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ चूजिंग इविल ओवर गुड। अंडरस्टूड?
अब मैं समझती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आप इसको बहुत अच्छे से समझिए। ये एक समरी भी है, अगर थीम लिखने के लिए है तो भी आप इसको लिख सकते हैं, और एक अच्छा आंसर है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो गेन करवा सकता है, आपको सक्सेस अचीव करवाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आंसर जो हम यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं अपनी वीडियो में। हाँ, अगर किसी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए पर्सनली, वो मुझे मेरे नंबर पर, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन नंबर डाल दूँगी, आप उसमें अब उस नंबर पर कॉल करिए। आपको एक मिनिमम चार्ज मतलब दे करके और आप वो नोट्स हमसे ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं बहुत आराम से। ओके, चलिए फिर इसी के साथ अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ में। ओके, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।